जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो रहे होंगे। जीएस का पोर्शन जो कुछ बहुत परेशान कर रहा होगा, तो देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन बहुत उठ रहे हैं। तो देर न करते हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है बोलेंगे, केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार से अन्य मात्रकों को हम एक साथ में ही देख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तापमान का केल्विन, लंबाई का मीटर। आगे देखेंगे इसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। और प्रदीप्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रदीप्त घनत्व का क्या हो जाएगा? लक्स हो जाएगा। तो ये थे मात्रक के क्वेश्चन। आगे देखेंगे 3 और हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जो बहुत पूछा जाता है, होता है आसान, बाकी पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगला है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, जो कि ये रेडियो ऑपरेटर में भी बहुत पूछा गया है और एसएससी जीडी में भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए, अगला टॉपिक है जनगणना से। यहाँ से बेटा हर एक उसमें 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो देखेंगे जनगणना से क्या होगा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है साक्षरता दर? 74.04% है। कितनी है? 74.04% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कैसे देखेंगे, एक जगह पे सभी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1821 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जनगणना किस सूची का विषय है? तो आपका आंसर होगा संघ सूची का विषय है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। किसमें है? 246 में है। अगला देखेंगे जनगणना, कह रहा 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 17वीं है। ठीक है, अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? बहुत पूछा जाता है, कौन थे? सी चंद्रमौली थे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो बोलेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो कितने थे? 640। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले, तो ये ठाणे था। ठीक है, क्या था? ठाणे, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार, बोलेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बिहार है। क्या है? बिहार है। आगे देखेंगे, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाला राज्य, तो जनघनत्व में क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो कितने है आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना हो जाएगा 74.04%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साथ में ही देख लेंगे पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष में कितनी है आपका, पुरुष में हो जाएगा 82.14%। महिला साक्षरता दर कितनी है 65.46%। कितना है 65.46%। अगला देखेंगे दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। तो सबसे साक्षर कौन सा है, तो आप बोलेंगे केरल है। अगला है 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो बोलेंगे बिहार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित, तो दादर और नागर हवेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन था जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ किसका था, तो लिंगानुपात सर्वाधिक में देखेंगे किसका था, केरल का था। किसका, केरल का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो बोलेंगे हरियाणा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा दमन और दीव का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेंगे क्या हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपका होना चाहिए उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आगे जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, यहाँ से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। दिया हुआ है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो आपका आंसर आना चाहिएगा किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये लिखे गए थे किसमें, प्राकृत में। ठीक है, किसमें, प्राकृत में। चलिए अगले क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार को विचलित कर दिया, ठीक है, जिससे सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया और बौद्ध धर्म, किसको, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। अगला पॉइंट दिया है अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन बन जाता है बेटा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो बोलेंगे अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के अभिलेख में उसे देव नाम प्रिय कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में से उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अगला सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो आंसर आना चाहिए अशोक ने करवाया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में है। जब भाषा पूछे तो प्राकृत बताएंगे और लिपि तो ब्राह्मी लिपि। अगला है जिसे पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक के किला विजय का, कलिंग विजय का वर्णन उनके 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है। अब यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनते हैं जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यहाँ तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि तबला। क्या हो जाएगा, तबला। चलिए इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप इन पॉइंटों को जरूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, तो हमने सोचा कि एक जगह क्यों ना आपको सभी पॉइंट मिल जाएं। चलिए तो दिया है इसमें, कह रहा है पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा सितार से है।
अगला है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज का संबंध किससे है? तो तबला से है। अगला है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार का संबंध किससे है? तो आंसर आना चाहिए बांसुरी से। अगला है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां का संबंध किससे है? तो बोलेंगे सरोद से है। अगला है क्वेश्चन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो आंसर आना चाहिए शहनाई से है। अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से है। चलिए खेल से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे दीपिका पल्लीकल का किस खेल से संबंधित है? तो आप बोलेंगे स्क्वैश से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसी में इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, कौन किससे खिलाड़ी कहाँ का है और किससे है। तो बोलेंगे दिया हुआ है सैफाली वर्मा कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं और ये क्या हैं? क्रिकेटर हैं। आगे देखेंगे मैरी कॉम कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं, जो कि एक मुक्केबाज हैं। अगला है लियानेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना की एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर के का किससे हैं? हॉकी से हैं। चलिए अगला देखेंगे दिया हुआ है पीवी सिंधु कहाँ की हैं? तो बोलेंगे कहाँ की हैं? ये हैदराबाद की हैं, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की हैं, ठीक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। संदीप कुमार हरियाणा से हैं, जो कि एक रेस वाकर हैं। नीरज चोपड़ा को तो सभी लोग जानते हैं, जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, भाला फेंक से हैं। साक्षी मलिक हरियाणा की हैं, कुश्ती से हैं। और अभिनव बिंद्रा जो हैं किससे हैं? निशाने उत्तराखंड के शूटिंग से निशानेबाज हैं ये। रवि कुमार दहिया हरियाणा के हैं और ये कुश्ती हैं खेलते हैं। अगला है राफेल नडाल स्पेन के हैं, जो कि टेनिस हैं। और साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा से है, जो भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना मिर्जा का संबंध हैदराबाद से है, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। पीटी उषा केरल के हैं, जो कि एक दौड़ हैं, धावक हैं। और दीपिका पल्लीकल जो पूछा गया था ये चेन्नई से हैं, स्क्वैश खेलते हैं। और अरुण मिश्रा का संबंध झारखंड से है, जो कि मुक्केबाज हैं। और विकास कृष्ण यादव का संबंध हरियाणा से है, जो कि एक बॉक्सिंग है से हैं। विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? शतरंज से है, जो कि तमिलनाडु के हैं। दीपिका कुमारी का संबंध झारखंड से, जो कि तीरंदाजी से हैं। तो देखेंगे आगे क्या है। आगे पूछा गया था फुल फॉर्म में पूछे गए थे कुछ बैंक से। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो आप देखिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिरता बनाए रखने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन में की जिम्मेदारी सौंपी गई। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, आमतौर पर केंद्रीय बैंक, अर्थव्यवस्था, धन की आपूर्ति नियंत्रित करता है। भारत में केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी को मौद्रिक नीति तैयार करने में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग द्वारा सहायता प्रदान करती है। अगला है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का भारत सरकार द्वारा गठित यह एक समिति है, जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोग एवं पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, तो मौद्रिक नीति से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग देखेंगे कुछ फुल फॉर्म हैं, इनको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे इन स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और इनको फुल फॉर्म को देख के जाना। एक फुल फॉर्म यहीं से आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखेंगे अगला दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो विचार और अभिव्यक्ति से की स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में है, जो कि संविधान का भाग 3 में है। ठीक है, किस में है? 3 में है। चलिए आगे देखेंगे, कुछ अनुच्छेद इम्पोर्टेंट जो हैं उनको देख लेते हैं। दिया है बेटा प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? संख्या 7 थी।
जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, जिसे कहते हैं कानूनी अधिकार, बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में जोड़ कर दिया गया है। तब वर्तमान में टोटल या कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। अब एक बेटा घट गया है। तो कौन कौन है देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। अगला है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। अगला है संवैधानिक विचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन दिया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होना चाहिए 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है? धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान का प्रतिषेध। अगला है 16 में क्या दिया गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगला 17 बहुत पूछा जाता है, स्पष्टता का अंत, छुआछूत जिसे कहते हैं। अगला है 18 में उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला है 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अगला है 21 का तो 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट नोट में। कह रहा है 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 आपराधिक, कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय भी रद्द नहीं होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए 20 और 21 जो हैं कभी रद्द नहीं होते हैं। चलिए अगला दिया है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अब कुछ नृत्य से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, तो देखेंगे नृत्य से कैसे पूछे जा रहे हैं। कह रहा है जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? तो आपका आंसर आना चाहिए पोगल से है। अगला रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, पॉइंट देखेंगे। जल्लीकट्टू जो है आपका बैल जिसे सांड को नियंत्रित करने का खेल है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मेले और उत्सव त्यौहार जो कि मनाए जाते हैं, एक साथ में ही देख लेंगे। चलिए बेटा, तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ है ओणम उत्सव कहाँ का है? केरल का है। जगन्नाथपुरी रथ महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का है। वांगला महोत्सव मेघालय का है। हार्नबिल नागालैंड का है। लोसर लद्दाख का है। रणथंभौर गणगौर महोत्सव कहाँ का? राजस्थान का है। हरेला पर्व कहाँ का? उत्तराखंड का है। और जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ का? तमिलनाडु का है। और शांग महोत्सव कहाँ का? हरियाणा का है। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। अगला है उगादि पर्व कंबाला कर्नाटक का है। रण उत्सव गुजरात का है। बिहुला महोत्सव बिहार का है। और फ्लेमिंगो बहुत पूछा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश का है। अगला है अंबुमाची त्यौहार असम का है। त्रिशूलपुरम उत्सव केरल का है। नव वर्ष पुथाडु जो है तमिलनाडु का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। और बिहू असम का है। ठीक है, असम का है। अगले देखेंगे रासलीला नौटंकी चरकुला सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। राउफ दमाली जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। घूमर कालबेलिया राजस्थान का है बेटा। गिद्धा भांगड़ा पंजाब का है। गिद्धा भांगड़ा और धमाल कहाँ के हैं? पंजाब के। गरबा डांडिया गुजरात का है। यक्षगान बहुत पूछा जाता है, कर्नाटक का है। लाड हराओबा जो कि कहाँ का है? या बाउल जात्रा सब कहाँ के? पश्चिम बंगाल के है। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है। बाउल और जात्रा पूछ चुका है, कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। बिहू भी पूछ चुका है। नट पूजा पूछ सकता है आपसे, असम का है। रावत नाच, शुआ नाच, कर्मा, सैला सब कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हैं। गढ़वाली कुमायूं उत्तराखंड के हैं। ठीक है, यहाँ नृत्य से बेटा बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र में कुछ पूछ रहा है, जैसे कह रहा है तो अर्थव्यवस्था में द्वारा
द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किससे है, तो बोलेंगे आप यहाँ पे निर्माण एवं विनिर्माण औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिए हुए हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनना है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो आप ध्यान रखेंगे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन एवं उत्खनन। द्वितीयक में आता है निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सब बातें हैं। ठीक है, नोट में दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम बेटा कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट जो दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। राज्यपाल का शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद किस में है, 159 में है। अगला दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो कि कह रहा है भारत में संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं इस प्रकार से हैं। कह रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद किसमें आता है, 1 में। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में आता है। अगला है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर 16 में है। स्पष्टता 17 में है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप केवल देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।